नमस्कार, डीजीएन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर राजेश सोनकर। डॉक्टर राजेश सोनकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हाल ही में। इसके पहले वे सावेर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, विधायक रहे हैं। पिछला चुनाव बहुत ही मामूली अंतर से वो तुलसीराम सिलावट से हार गए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी लगातार सक्रियता सावेर और आसपास के इलाकों में बनी हुई है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो नई नीति अख्तियार की है, युवा जोश, युवा खून को आगे लाने की, और जिस तरह से 50 वर्ष से कम उम्र के या 50 वर्ष के आसपास के नेताओं को नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाने का जो रणनीति अख्तियार की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके तहत ही राजेश सोनकर को जिला अध्यक्ष पद पर तैनात किया गया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने संगठन में काम किया है, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं और मध्य प्रदेश में दलित राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोमिनेंट फेस है, एक मजबूत चेहरा है। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, देखिए कैसे मौसम बदलता है वैसे ही राजनीति बदल जाती है। कल तक जो तुलसीराम सिलावट आपके सामने चुनाव लड़ा करते थे, सावेर में आपके प्रतिनिधि हुए थे, एक चुनाव आपने उनको हराया भी, एक चुनाव उन्होंने आपको हराया। अब वही तुलसीराम सिलावट आपकी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में, और उनको जितवाने की जिम्मेदारी उपचुनाव में आपके ऊपर है। निश्चित ही अलग अलग विचारधाराओं को लेकर जब व्यक्ति काम करता है तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी होती है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी उदाहरण देखने में आया है, कई लोग जिस पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लंबे समय से उसमें सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं उनकी अपेक्षा उसी पार्टी में होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो जिस विचारधारा को लेकर, जिस विचार को लेकर वहाँ काम करते हैं, जब पार्टी संगठन और संगठन के बड़े लोग उस विचारधारा से विमुख होकर बात करने लगते हैं, तो स्वाभाविक है जिनकी आस्था उस संगठन और इस विचार में होती है तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तब ऐसे कदम भी उठाते हैं कि वो उस संगठन में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो वहाँ जाना पसंद करते हैं जो राजनीतिक संगठन राष्ट्रहित में हो, राष्ट्रहित की बात करता हो, जनता जिसके साथ हो, जनता का विश्वास जिसके साथ हो। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही मध्य प्रदेश में ये उदाहरण अभी हमारे सामने है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, अपने सभी साथियों के साथ में लगभग 22 विधायक, उसमें से 8 मंत्री थे, सभी के साथ कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो जब भी ऐसी कई बातें होती है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़े परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में होते रहे। कहीं पर आपके सामने एक असमंजस की स्थिति ये रहेगी, बल्कि आपके सावेर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के सामने असमंजस की स्थिति रहेगी कि तुलसीराम सिलावट कोई आज सावेर से चुनाव नहीं लड़ रहे। मैं समझता हूँ सावेर से वो पहले भी 6-7 चुनाव लड़ चुके हैं, 5-6 चुनाव तो लड़ ही चुके होंगे। एक लंबे समय से वो सावेर में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे नौजवान कार्यकर्ता ऐसे रहेंगे जो उनके खिलाफ काम करते रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। अब इस तरह का एकाएक मिलन हो जाना, कैसे मन मिलेंगे, कैसे दिल मिलेंगे, ये सवाल है मेरा। जहाँ तक मुझे भी ध्यान है, 1985 में सिलावट जी पहली बार सावेर से विधायक बने थे और 1 या 2 चुनाव अगर हम छोड़ दें 1998 में और 2003 में, तो शायद 2 चुनाव कांग्रेस से वो नहीं लड़े, बाकी सभी चुनाव अभी तक वो लड़े। और बहुत सारे ऐसे वाक़े मुझे स्वयं को भी ध्यान है जब एक समय में बहुत ज़्यादा वैचारिकता के साथ साथ में कई बार आर्म्स पावर का भी उपयोग हुआ है, सामने की लड़ाई हुई है, बहुत सारे कड़वे अनुभव भी हैं। लेकिन तब दोनों पक्ष का एक ही जुनून होता था, अपनी पार्टी के लिए और जीत के लिए काम करते थे। तो वो सब बातें एक समय तक सीमित रहती हैं, लेकिन चूँकि वो एक अलग माहौल था, अलग बात को लेकर, अलग विचार को लेकर हम लड़ रहे थे। अब दोनों एक ही विचार है, दोनों का एक ही विचारधारा के साथ में लड़ रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है। संगठन में जो आदेश हो जाता है, जो संगठन में तय हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सच्चे सिपाही की तरह उस निर्देश के साथ में खड़ा हो जाता है।
तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर भी ऐसी असमंजसता जो होगी। विश्वास की कमी है, वो विश्वास आप चूंकि आपके ऊपर वही जिम्मेदारी संगठन ने सौंपी है कि राजेश सोनकर को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ता के बीच में विश्वास पैदा करना है कि जो तुलसी भाई हैं वो अब अपने ही हैं। ये विश्वास आप कैसे पैदा कर पाएंगे? ये चुनौती आपकी है, आपके सामने ये चुनौती है। तो जैसा मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठननिष्ठ कार्यकर्ता है। पार्टी ने सील लगा दिया है, पार्टी ने अगर ये तय कर दिया है कि ये कार्यकर्ता, और हमने अगर उसको कोई जवाबदारी दी है, मान लीजिए आने वाले चुनाव में मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरे सामने तो स्पष्ट दिख रहा है कि सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में सिलावट जी काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में चुनाव जिता लेंगे आप उनको? बिल्कुल 100% जिताएंगे। जबकि सामने अभी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रेमचंद गुड्डू जो अभी भारतीय जनता पार्टी में अभी तक हैं, अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं है, उनके बेटे ने भी आगर मालवा से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने शायद संभवतः तराना, उज्जैन जिले से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनके बेटे अजीत बोरासी तराना से, तो वो अब शायद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और वो बड़ा एग्रेसिव चुनाव लड़ते हैं, प्रेमचंद गुड्डू बड़ा आक्रामक चुनाव लड़ते हैं, बहुत धन बल से, बाहुबल से, सब तरह से सक्षम नेता हैं। देखिए, जहाँ तक प्रेमचंद गुड्डू जी की बात है तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेमचंद गुड्डू जी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस में जाने का। तो भारतीय जनता पार्टी में ही है, वो भारतीय जनता पार्टी में है और बहुत प्रताड़ित होकर कांग्रेस छोड़कर वो आए हैं। जो उनकी पीड़ा थी कांग्रेस छोड़ने की, दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से कई जगह कई फोरमों पर उनको नीचा दिखाने का काम किया, जिस बात का जहां पर उनको सम्मान देना चाहिए था, उन्होंने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया था कि एक दलित नेता के होने के कारण कई बार मेरे को अपमानित होना पड़ा, मेरी बात नहीं रखी जाती थी। कांग्रेस में राजा और महाराजाओं वाली नीति चलती थी, तो उनकी इतना वरिष्ठ होने के बाद भी उनको वहाँ सम्मान नहीं मिलना, उनकी बात नहीं मानना, इन सब बातों को लेकर, इस सब पीड़ा को लेकर वो कांग्रेस छोड़कर आए थे, बल्कि कांग्रेस को ठुकरा दिया था उन्होंने एक प्रकार से। तो जहाँ उनको सम्मान नहीं मिला, जहाँ उनका मान नहीं मिला, मैं समझता हूँ वहाँ पर तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति जाना पसंद करेगा नहीं। और प्रेमचंद गुड्डू जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी हैं, तो ये सोचना कि कांग्रेस से जाकर चुनाव लड़ेंगे, मैं तो समझता हूँ कि शायद ये सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं जो सुनने में आ रहे हैं। ऐसा कुछ अभी तक प्रमाणिकता के साथ हम बोल नहीं सकते। अभी देखिए, आपको नया जिला अध्यक्ष जो बनाया गया उसके पीछे कहा ही जा रहा है कि आपको जिला अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि तुलसी सिलावट सावेर जाने वाले थे, तो आप जैसा एक जमीनी नेता जिसका बहुत आधार है, जनाधार है इंदौर जिले के दलित समाज में भी और सावेर में भी, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना जरूरी था, इसलिए संगठन ने कहा कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाए। नहीं, बात एडजस्ट करने वाली नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक कार्यकाल जब पूरा होता है तो नए कार्यकर्ताओं को जवाबदारी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, लगभग उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, नए अध्यक्ष को जवाबदारी देना तय था और ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी। संयोग से बीच में ऐसा हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ और सिलावट जी का कांग्रेस में आना हुआ और चुनाव की स्थिति बनी कि अब सावेर में उपचुनाव होना है, और उसके पहले से प्रक्रिया चल रही थी। उसके पहले से विचार चल रहा था कि इस कार्यकर्ता को जवाबदारी देना है और उसके लिए संगठन ने मेरा नाम उपयुक्त समझा होगा, तो इसलिए मुझे जवाबदारी दी। इसके लिए मैं संगठन ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दो खेमे हैं इंदौर में, एक ताई का खेमा है, एक भाई का खेमा है। ताई खेमे से राजेश सोनकर हो गए, भाई खेमे से गौरव रणदीवे हो गए। क्या बंटवारा हो गया जिले और नगर का? पहले भी होता रहा जिले और नगर का बंटवारा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ताई और भाई दोनों ही हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि इंदौर जिले को ऐसे दो बड़े नेता मिले हैं। और हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो और ज़्यादा, इसलिए क्योंकि हमको समय समय पे दोनों का मार्गदर्शन, दोनों का आशीर्वाद मिलता है। जब भी कोई कठिनाइयाँ आती है हमारे सामने तो हम उनसे जब चर्चा करते हैं तो हर कठिनाई का सामना करने के लिए जितनी सहजता से हमको उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, तो ये तो कहीं भी विचार करने वाला बात ही नहीं है कि कोई दो खेमे हैं या कहीं दो जगह बटा हुआ है। कार्यकर्ता की योग्यता के हिसाब से उसको जवाबदारी दी जाती है। तो जिले में कहीं मेरा उपयोग भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा, उस हिसाब से मुझे जवाबदारी दी है। आपने जैसा भी कहा कि नए चेहरों को, नए खून को, नए जोश है उनको देना, ये पूरा प्रदेश में तय हुआ है। 24 जो नए अध्यक्ष बनाए गए बहुत ही कम उम्र के बनाए गए। तो गौरव रणदीवे भी युवा मोर्चे के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और नए विद्यार्थी परिषद के भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए उनको जवाबदारी दी है। पर ये भी एक समस्या है कि आपके पास भारतीय जनता पार्टी में बहुत वरिष्ठतम लोग हैं, जैसे सुमित्रा महाजन या कैलाश विजयवर्गीय, गोपी कृष्ण नीमा, सत्यनारायण सत्तन,
इतने वरिष्ठ लोग, भंवर सिंह शेखावत, मतलब ये कहना चाहिए गौरव शायद जब पैदा हुए होंगे या घुटने के बल चलते होंगे तब भंवर सिंह शेखावत और सत्यनारायण जी सत्तन अपना पहले विधायक बन गए होंगे। तो इतने वरिष्ठ लोगों को, या आपके जिले में भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, चाहे सोमेश्वर पटेल हों, चाहे और भी लोग हों, कई तमाम नाम हैं जिन्होंने बहुत बसंत देखे हैं राजनीति में। इतने वरिष्ठ लोगों के साथ आप कमोबश जूनियर लोग जब अध्यक्ष बन के काम करेंगे तो 2 जनरेशन गैप है, 2 पीढ़ियों का अंतर है, इसमें कैसे सामंजस्य बैठेगा? वही मैंने बताया, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात और खुशी की बात है कि हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है, बड़ी फहरिस्त है वरिष्ठ नेताओं की, जिनके आशीर्वाद से हम काम करने वाले हैं। उनके जीवन का जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ हम लोग को मिलने वाला है, इसलिए हमारे को कहीं पर भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। हमारी कठिनाई तो हम सब उनको उनके सामने रखने वाले हैं कि उसको वो हमको समझा के और हमको राह दिखाने का काम उस कठिनाई का समाधान वो निकालेंगे निश्चित रूप से। उनका उनका अनुभव और हमारा जोश मिलकर पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिले में, हमारे नगर में इतने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद हमारे साथ में है। राजेश भाई, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्र जो हैं मध्य प्रदेश के, वो लगातार इस पीड़ा को झेल रहे हैं, इससे संघर्ष कर रहे हैं, इस युद्ध लड़ रहे हैं, एक तरह से कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने आए हैं शिवराज सिंह जी चौहान। लेकिन सावेर में अभी उतनी बड़ी मात्रा में कोरोना का असर नहीं है, थोड़ा ही 1 या 2 ही कुछ पेशेंट्स मिले थे और वो भी ठीक हो गए, गाँवों में अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन जो अब ये जो मजदूर आना जाना शुरू हुआ है, इसके बाद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का असर होगा। और दूसरी समस्या ये आ रही है कि गाँवों में सब कामकाज बंद है, खेती का काम नहीं हो रहा है, किसानों की फसलें नहीं बिक रही हैं, सब्जियां खराब हो गई हैं, फल सड़ गए हैं, किसानों को खातों में पैसा नहीं डला है, उनकी उपज का उनको दाम नहीं मिला है, प्याज का दाम नहीं मिला उनको, गेहूं खरीदी में परेशानी आ रही है, मंडी में SMS आ गए, वो जा नहीं सकते, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है। किसान के लिए बहुत कठिन समय है ये, क्या कर रही है आपकी पार्टी? नहीं, ये बात सही है कि ये समय बहुत कठिन समय है, बहुत कठिनाइयों का के दौर से इस समय पूरा देश गुजर रहा है। वैश्विक महामारी का इस जो दंश है पूरा देश भोग रहा है। इसका असर शहरी क्षेत्र में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी, किसान भाइयों पे भी निश्चित रूप से इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार काम कर रही है, जहाँ तक आपने गेहूं की बात की है, तो सांवेर विधानसभा की अगर हम बात करें तो हमारी सांवेर मंडी में गेहूं की तुलवाई किसानों के लिए हो रही है। चंद्रवतीगंज की मंडी चालू है, चंद्रवतीगंज की मंडी में भी किसान भाई हमारे अपनी फसल बेच रहे हैं। उसके अलावा जो सोसाइटियाँ कांग्रेस थोड़ी पहुंच पाते हैं, बाकी खड़े रहते हैं, समर्थन मूल्य से भी कम में सामान गेहूं खरीदा जा रहा है। सोसाइटी में तो समर्थन मूल्य में ही गेहूं खरीदा जा रहा है, वहाँ तो समर्थन मूल्य से कम खरीदने की आवश्यकता है नहीं। मंडियों में जरूर ये विषय आता है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ व्यापारी और किसान के बीच में सहमति बनती है उसके बाद ही माल बिकता है, बगैर किसान की सहमति के माल वहाँ पर नहीं खरीदा जाता है। जहाँ तक भीड़ की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग पे अभी सबसे ज़्यादा हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए एक व्यवस्था सरकार ने बनाई है, जो SMS जिन किसान भाइयों के पास पहुँच रहे हैं वो अपनी ट्राली में अपना माल लेकर सोसाइटी तक पहुँच रहे हैं, मंडी तक पहुँच रहे हैं, और उन्हीं का माल पहले तुलता है, उसके बाद में फिर दूसरे जब SMS जाते हैं तब फिर उनका माल तुलता है। ये जरूर है कि थोड़ा सी, चूँकि अब मई के माह तक सबका गेहूँ बिक जाए, मई, इसलिए प्रयास ये है कि अब जल्दी से जल्दी उनका माल तुल जाए, पैसा मिल जाए, क्योंकि अगली फसल की तैयारी करनी है, सोयाबीन की तैयारी करनी है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो सोसाइटियों में उन्होंने जो ऋण लिया था, जो पैसा जमा करना था उनको, पिछले माह उसकी तारीख बढ़ा के अप्रैल की थी, अप्रैल के बाद अब 31 मई कर रही है, 31 मई तक वो अपनी फसल बेच कर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसानों की पूरी चिंता सरकार कर रही है। जो सब्जियाँ खराब हो गई, जो फूल खराब हो गए, फलों का नुकसान हो गया, उसकी क्या कैसे भरपाई होगी? प्याज के दाम नहीं मिल रहे, आलू और प्याज के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। अभी जहाँ तक हम देखें, एक जो रिपोर्ट आई थी कोरोना की, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र हुआ था कि सब्जियों के कारण जो शहर से गांव में जो आवाजाही बढ़ी है, जो लोगों का आना जाना बढ़ा है, उसके कारण कोरोना वायरस का खतरा बना है, कोरोना फैला है कुछ जगह। इसलिए थोड़ा सी प्रशासन को सख्त होना जब पड़ा था। निश्चित रूप से किसान भाइयों उसका कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से उसका निर्णय हो गया है। अब सब्जियां आना क्षेत्र में शुरू हो गई है,
उसके लिए निर्धारित स्थान भी तय कर दिए हैं। नगर निगम के माध्यम से अलग अलग वार्डों में व्यापारियों के नाम तय कर दिए हैं। डोर टू डोर उसकी डिलीवरी करने की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो ये परेशानी हमारे सामने थी, लगभग इसका भी निदान हो गया है। कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है जिस पर वो सत्ता में आई थी, कर्ज माफी का मुद्दा। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की उन्होंने बात कही थी और कमलनाथ जी ने 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ भी कर दिया था। कुछ उन्होंने सूचियां भी दी थी, आंकड़े भी दिए थे। हालांकि आप लोगों ने कभी नहीं माना कि कर्जा माफ हुआ है, आप लोग हमेशा से ये कहते रहे कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन वो सरकारी आंकड़े बताते रहे कि इतने रुपए का कर्जा माफ हो गया। अब ये मुद्दा इतना बड़ा है, कमलनाथ सरकार चली गई, वो बार बार अभी भी कमलनाथ जी और कांग्रेस ही कह रहे हैं कि जो बाकी के किसान जिनका कर्जा माफ करने से रह गया है उनका कर्जा माफ किया जाए। लेकिन शिवराज जी ने इस मुद्दे पर या आपकी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि बचे हुए लोगों का, बचे हुए किसानों का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा। कर्ज माफी की अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि हम मानते नहीं कि कर्ज माफ हुआ है, कमलनाथ जी बोलते थे कर्ज माफ हुआ है। ये तो हम ज़मीन पे जाके जब गांव में पता करेंगे तब वास्तविकता आपके सामने आएगी। और इसको हमने लोकसभा चुनाव में जांचा था। जब विधानसभा चुनाव के बाद हम लोकसभा के चुनाव आए और उस समय जब प्रोपेगेंडा पूरे प्रदेश में पुरानी सरकार ने हमारे किया था कि हमने कर्ज माफ़ी 1 लाख रुपए तक कर दिया है, कई लोगों को 2 लाख रुपए हमने कर्ज माफ़ किया है। लोकसभा चुनाव में हर मंच पर मैं एक माला लेकर खड़ा होता था और माला लेकर मैं माइक से ये बात कहता था कि इस गांव में किसी भी किसान भाई का 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कर्ज माफ़ हुआ है तो कृपया वो मंच पर आए। मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ, गांव में की चौपाल पर उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात का मुझे दुख है, ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे सांवेर विधानसभा के लगभग 250 गाँव में एक गाँव में भी कोई किसान ने हाथ ऊँचा करके या मंच पर आकर ये नहीं बताया कि उसका 1 लाख रुपये का कर्ज माफ़ हुआ है। अब ये कर्ज कहाँ माफ़ हुआ तो कमलनाथ जी जानते हैं, सिर्फ कागज़ों पर। वही कागज़ जिन किसानों का ये कर्ज माफ़ी की बात कर रहे थे, कर्ज माफ़ी हो गई थी तो फिर उनको सोसाइटियों में वापस से कर्ज मिलना चाहिए था, उनको वहाँ खाद बीज मिलना चाहिए था। जब खाद और बीज लेने वहाँ गए तो अधिकारियों ने उनको भगा दिया कि आपका पुराना जो कर्ज हुआ आप डिफ़ॉल्टर हो, डिफ़ॉल्टर बता के उसको वहाँ से रिटर्न कर दिया। जब कर्ज उनका आपने माफ़ कर दिया तो फिर वो डिफ़ॉल्टर कैसे हुआ? फिर इसको खाद क्यों नहीं मिला, इसको बीज क्यों नहीं मिला? आज भी उसके पास में सोसाइटी से, बैंक से नोटिस क्यों आ रहे हैं? सिर्फ कागज़ों पर किया था। और ये मध्य प्रदेश की जनता और किसान इसको बात को समझ गए। चलिए, कमलनाथ जी को जो भी उन्होंने कहा वो सरकार भी हट गई, बात खत्म हो गई। अब आप 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करोगे नहीं करोगे? आपकी सरकार क्या रणनीति बना रही, क्या नीति आपकी सरकार की इस बारे में? देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है। जब भी हम गाँव में जाते थे, किसान भाइयों के बीच में बैठते थे, तो वो सिर्फ इसी बात के नाराज़गी व्यक्त करते थे पुरानी सरकार के प्रति कि 2 लाख रुपए का प्रलोभन देके, झूठा वादा करके हम लोगों को बिल्कुल जो चक्रव्यूह में फंसा दिया था। एक प्रकार से हमको मारा, झूठ और फरेब का चक्रव्यूह करके। जब वो याद करता था कि शिवराज जी के शासन में हमें भावांतर का पैसा मिलता था, मुआवजे का समय पे पैसा मिल जाता था, बीमा का पैसा हमको मिल जाता था, प्रोत्साहन राशि का पैसा हमको मिल जाता था, हमारी फसलों का उचित दाम हमको मिल जाता था, बोनस मिलता था, गेहूं पे 100 रुपए, 110 रुपए मिल जाता था। जो फसल पिछले साल हम बेच के घर आ गए, जिसकी हमने कोई मांग नहीं करी, उसका भी हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारे पैसा आता था। रात को हम सोते थे, सवेरे उठते थे तो मालूम नहीं पड़ता था कि हमारे खाते में पैसा कहाँ से आया है। उसका जब वो टोटल लगाते थे तब वो खुद इस बात को लेकर चिंता भी व्यक्त करते थे, गुस्सा भी जाहिर करते थे कि जो लाखों रुपया हमको शिवराज सिंह जी की सरकार में पहले मिलता था, वो 2 लाख रुपए के चक्कर में इन्होंने प्रलोभन में हमारे साथ में धोखा करके हमारा नुकसान किया। तो निश्चित रूप से जो लाभ शिवराज सिंह जी की सरकार में पहले उनको मिलता था, अब शिवराज सिंह जी की सरकार आ गई, उनके मामा की सरकार आ गई है और इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जो किसानों के नाम पे, तो उनको मैं समझता हूँ कभी विचार ही नहीं करना पड़ा कि किसानों ने जब जो बोला, जब जो मांगा वो उनको मिला। क्योंकि मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। जिस समय मध्य प्रदेश में प्याज के भाव नहीं मिल रहे थे, बहुत किसान त्राही कर रहा था, परेशान था। आप ही की मांग में आपने 8 रुपए किलो प्याज बिकवाई थी। 8 रुपए किलो प्याज मैंने उज्जैन में 5-7 किसान भाइयों को लिया के बिठाया, उनसे बात करा। 5 मिनट में उन्होंने जो प्याज 3 रुपए 3.5 रुपए किलो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, सड़कों पर फेंकना पड़ रहा था किसी भाइयों को, वो 8 रुपए किलो प्याज
5 मिनट में मेरी चर्चा के बाद उन्होंने किया। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री थे। तो मैं समझता हूँ अब ये सब विषय सोचने का ही नहीं है। शिवराज सिंह जी आ गए हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश की जनता को उन पर बहुत भरोसा है। और आप 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, मैं तो ना वो वापस पुराने दिन आ गए हैं जो लाखों रुपए का फ़ायदा किसान भाइयों को मिलता था, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। कर्जा माफ शायद नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि कर्जा माफ नहीं हो, लेकिन यूं आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज दे दी जाएगी किसानों की, कर्जा माफी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान को सक्षम बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर्ज वो लेने के लिए उसको मजबूर होना पड़े। हम तो किसान को उचित मूल्य मिले, उसकी फसल का दूना लाभ में मिले उसका। अभी जो संगठन वीसी हुई थी जिसमें संगठन मंत्री भी थे आपके सुभाष भगत जी और विष्णुदत्त शर्मा जी भी थे, उस वीसी में कई ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि जो 22 विधायक, जिसमें एक सावेर के तुलसीराम सिलावट भी हैं, हाटपिपलिया के मनोज चौधरी भी हैं, और ये बात सामने आई कि उन सभी 22 विधायकों को टिकट दिया जाएगा। और साथ में ये बात भी सामने आई कि उसके बाद शायद दीपक जोशी नाराज हो गए, या भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर में उसमें कुछ नाराजगी जाहिर हुई, कुछ ने चिट्ठियाँ लिखी। तो कहीं ना कहीं ये 22 विधायकों को लेकर आपकी पार्टी में नाराजगी है। दीपक जोशी ने कहा कि हमारे दूसरे विकल्प खुले हुए हैं, जो तकनीकी शिक्षा मंत्री भी थे, कैलाश जोशी के बेटे हैं। दीपक जी वाला विषय तो मेरे नॉलेज में नहीं आया, मेरे ध्यान में नहीं आया, आप बता रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने बोला कि विषय बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल संघर्ष कार्यकर्ता है, और पार्टी में जहाँ जो तय होता है, जो निर्देश होता है, उसके साथ में हर कार्यकर्ता खड़ा रहता है। मध्य प्रदेश में 24 जगह चुनाव होना है, और 24 ही जगह जो प्रत्याशी होंगे, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता उसके लिए तन मन धन से लगेंगे, और हम लगभग 24 ही सीट जीत कर आएंगे। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि हालत इस समय जो कोरोना की मार और सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कमलनाथ जी के ज़माने में आर्थिक स्थिति खराब थी। कमलनाथ जी खुद कहते थे कि आपकी सरकार जो थी शिवराज जी की खाली खजाना छोड़ गई। कमलनाथ जी ने पूरे 15 महीने कर्जा लेकर सरकार चलाई। अभी शिवराज जी को भी कर्जा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अभी राजस्व केवल 30% आ रहा है, 70% राजस्व नहीं आ रहा। इतनी खराब आर्थिक परिस्थितियों में सरकार बहुत ज़्यादा खुलकर काम नहीं कर पा रही। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के प्रति असंतोष होता है, ग्रामीणों में भी, जनता में भी। इस असंतोष के बावजूद भी आप 24 सीटें जीत जाएंगे, इस आत्मविश्वास का कारण क्या है? मुझे नहीं लगता कि असंतोष है, अब तो आत्मविश्वास है मध्य प्रदेश के लोगों में कि अब शिवराज सिंह जी की सरकार बन गई। अब तो जो 1.5 में जो कष्ट मध्य प्रदेश के किसानों ने और जनता ने भोगा था, अब उनको एक विश्वास लग रहा है कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी हैं। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है, कमलनाथ जी हमेशा खाली खजाने की बात करते रहे, हमेशा पुरानी हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार को कोसते रहे, उनको दोष देते रहे। अब आप बताइए, कमलनाथ जी के जाते से शिवराज सिंह जी आए, शिवराज सिंह जी ने आते से ही जो बीमा की प्रीमियम जमा करना था उसका 2900 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा कर दिया। पैसा कहाँ से आ गया? अपने घर में तो जो उन्होंने छापा नहीं था, घर में तो पैदा हुआ नहीं है पैसा। ये सोचने वाला विषय ना, जादू से पैदा पैसा। तो ये एक कुशल नेतृत्व, जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व अब एक कुशल हाथों में है, उनका मालूम है सरकार कैसे चलाई जाती है। कमलनाथ जी क्यों नहीं ला पाए पैसा? कमलनाथ जी क्यों इस बात का हमेशा रिंडोरा करते रहे कि पैसा? कमलनाथ जी को नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट नहीं मिलता था ना, अब आपको नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट है। दिल्ली में भी आपकी सरकार, भोपाल में भी आपकी सरकार। कमलनाथ जी को ये तो आपको एक थोड़ी सी उनको मदद करनी पड़ेगी कि उनको केंद्र के सहयोग नहीं मिलता था। देखिए, अब काम नहीं करना तो उसके तो शोभाने हैं। कमलनाथ जी ने जो मैं समझता हूँ 1.5 साल में कोई एक काम तो करके बताया होता उन्होंने अपने स्तर पे कि ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उनको प्रदेश का मुखिया बनाया है, तो कुछ तो काम ऐसा तो चलिए। सिंधिया जी जैसा डायनामिक चेहरा, एक युवा नेतृत्व, जोश भरा हुआ, जिसके हम बात कर रहे हैं, नया जोश, नया खून। सिंधिया जी बहुत ही सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी हैं, राज महाराजा परिवार जुड़े हुए, उनकी दादी आपके साथ थी। पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही ईमानदार छवि उनकी है और डायनामिक है वो। उनका भारतीय जनता पार्टी मानना भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, नया जोश देगा? निश्चित रूप से बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूँकि वैसे उनका परिवार आदरणीय राजमाता जी हमारी संस्थापक सदस्य रही हैं, हमारी नेता रही हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का खून था। तो उनके पिताजी भी पहला चुनाव जनसंघ से ही लड़े थे, 1975 लड़े थे। और ऐसे ही व्यक्ति कहीं ना कहीं खून अपना सर दिखाता है। जब उन्होंने देखा कि
कांग्रेस में उनके पिताजी ने इतनी सेवा करी, उसके बाद उन्होंने भी इतनी सेवा करी, और आज कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा देश विरोधी विचारों के साथ में जोड़ के चलने लगी है, देश के विरोधियों को संरक्षण देने लगी जब है। कांग्रेस में तब भी सिंधिया जी ने सीए का समर्थन किया था, कश्मीर में से धारा 370 हटाने का समर्थन किया था, तब भी वे कांग्रेस की लाइन से हटकर बात कर रहे थे। राष्ट्रीय यही खुशी की बात है कि राष्ट्रीयता के बात में के बारे में वो हमेशा साथ में खड़े हैं, राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में खड़े रहे। ये कहीं ना कहीं उनका जो पूर्वजों का जो खून है, मतलब ये खून अपना असर दिखाता है। तो राजमाता जी का और उनके पिताजी स्वर्गीय माधवराव जी जिसका भी कहीं ना कहीं जनसंपर्क से बड़ा लगाव रहा है, तो वही सब चीज़ें उनके मन में जो थी, इसलिए समय समय पे सीए हो, एनआरसी हो, ऐसे मुद्दों सीए और एनआरसी की बात आप करिए, इसने सीए और एनआरसी ने इतना जहर बो दिया है, बच्चों के दिमाग में तक इस तरह की धारणाएं बन गई हैं। मुझे एक वीडियो क्लिप्स अभी इस समय बहुत वायरल हो रही है कि आप ही के विधानसभा क्षेत्र, सागर विधानसभा क्षेत्र के में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जब बच्चों को लोगों को डिस्चार्ज किया गया, कोरोना पेशेंट्स को, और एक 6 साल का बच्चा जो कोरोना का पेशेंट था वो भी ठीक होकर अस्पताल से जब बाहर निकला तो उसने कहा कि मैं मोदी को मार दूंगा। ये किस तरह की दिशा में देश बढ़ रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और संयोग से मैं ही उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित था। मुझे इस कॉलेज में उस समय अतिथि के रूप में बुलाया था कि आज हमारे कॉलेज के 36 पेशेंट जो स्वस्थ होकर नई ज़िंदगी जीने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर आएंगे वहाँ पर उनका उत्साहवर्धन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नया जोश उनको मिलेगा, एक उत्साह उनके अंदर आएगा। और मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर, उनमें वहाँ गया, जबकि आज का समय तो आप समझ रहे हैं, दूर अस्पतालों में जाना और कोरोना के पेशेंट से डिस्टेंसिंग रखना, सबसे ज़्यादा लोग इस बात पे है। लेकिन इस बात को मैं बड़ा उत्साह था कि वहाँ पे चल के इस प्रकार के पेशेंट जो जिनकी सेवा शासन ने, प्रशासन ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, अपने परिवार की चिंता नहीं करी, खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगाकर उनकी सेवा करी, वो स्वस्थ होकर अब घर जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ के लिए चेयरिंग करने के लिए हम गए, दोनों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम गए। वहाँ पे हमने देखा कितना अच्छा वातावरण था, वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने वहाँ पर एक बढ़िया म्यूज़िक हम होंगे कामयाब इसकी धुन बजाकर और थिरकते हुए, नाचते हुए उन मरीजों का अभिनंदन करने का की पूरी तैयारी करी। मैं भी वहाँ था, हम सब ने तालियाँ बजा के उनका अभिनंदन किया। लेकिन उसी समय एक छोटा सा बच्चा 6-6.5 साल की उम्र थी, उस बच्चे ने वहाँ पर एक नारा लगाया, हम मोदी को मारेंगे। और जैसे उसने कहा तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, खास करके उस परिवार के लोग, उनमें से किसी के भी चेहरे पे ये शिकन भी नहीं थी। कोई उस बच्चे को समझाने का प्रयास करता, डांटने का प्रयास करता, शायद उन्हीं के परिवार के, तो उनकी माताजी होंगी या उनके परिवार की जो एक बड़ी महिला थी, वो मुँह पे हाथ रख के हंसती हुई दिखी। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मतलब वो परिवार के बड़े लोगों की भी मोदी को हम मारेंगे इस बात पे सहमति नजर आई। बिल्कुल निश्चित रूप से ये संस्कार परिवार से ही मिले। छोटा बच्चा अबोध है, उसको क्या जानकारी है, उसने ये शब्द कैसे कहा होगा? घर में परिवार में उसको जो बताया गया होगा, जो समझाया गया होगा, जिस प्रकार से उसका ब्रेन वॉश किया गया, वो उसका उदाहरण है। उसने सबके बीच में जिस प्रकार से नारा लगाया। अब सोचने वाली बात यह है कि बच्चा मोदी को मारने की बात क्यों कर रहा है? ऐसा कौन सा काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया कि एक बच्चे के मन में इतना जहर प्रधानमंत्री के प्रति क्यों भरा जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ सीए वाला मामला हो, एनआरसी वाला मामला हो, जब भी हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को हथियार बनाकर पेश किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नारे लगाए, दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी में हमने नारे सुने थे 5-7 साल पहले, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तुम एक अफजल मारोगे हम घर घर से अफजल निकालेंगे, घर से अफजल निकलेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो नारा उन्होंने लगाया था कि एक अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा, तो ये अफजल के निकलने की अब तैयारियाँ हो गई। ये जो हमने देखा परसों इंडेक्स मेडिकल हॉस्पिटल में, ये शायद उस घर से निकलने वाला अफजल ही था जिसकी इन्होंने कसम खाई थी। शाहीन बाग में जो छोटे छोटे से बच्चों को हमने देश विरोधी नारे लगाते हुए देखा, ये शायद वो अफजल बनाने की तैयारी है। आप बताइए, जो बच्चा इतनी सी उम्र में देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहा है, मारने की बात कर रहा है, नारा लगाना तो ठीक है, नारा तो लगाना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, नारा खिलाफ लगा सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहा है, तो ये क्या है?
ये बात क्या लश्कर तोयबा और वो जो जिहाद वो या जो हम बात करते थे कि एक जो इनके अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं वो असर दिखा रहे हैं? नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे ने जो बोला इससे अलग तो मुजाहिदीन भी नहीं बोलता है। मुजाहिदीन भी यही बोलता है, सलाउद्दीन भी यही बोल रहा है, अब हाफिज भी यही बोलता है, ISI भी यही बोलती है। जो बच्चा बोल रहा है वो ये बोल रहे हैं, उसी की भाषा बोल रहा है। ये सुन के ऐसा लगता है क्या कि ये बच्चा बड़े होकर अब्दुल कलाम को अपना आदर्श बनाएगा? सोच भी नहीं सकते हम। निश्चित रूप से बड़ा होगा। ये चिंता वाली बातें हैं। बिल्कुल चिंता वाली बात है। ये आज जो परवरिश उसकी की जा रही है, आज जो उसको समझाया जा रहा है, तो ये बच्चा अब्दुल कलाम को अपना आदर्श नहीं बनाने वाला है। ये बुरहान वानी को अपना आदर्श बनाएगा, नाइकू को अपना आदर्श बनाएगा, एक कसाब को अपना आदर्श बनाएगा, इस प्रकार के आतंकवादियों को अपना आदर्श बनाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो पीढ़ी है इनका जिस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस प्रकार से जहर इनकी ज़िंदगी में घोला जा रहा है, इनका जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो लोग इनको समझाने के बजाय इनका संरक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि टीवी चैनलों पे बड़े बड़े मौलाना आ जाते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु आते हैं और वो इन्हीं का पक्ष रख के, इन्हीं की बात को रख के काम करते हैं। तो निश्चित रूप से वो इस देश के खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य को ख़राब करने में भी एक बहुत बड़ा हाथ उनका है। ये बच्चे, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनको ईश्वर सही राह दिखाए। इनका राजेश भाई, ईश्वर सही राह दिखाए, परिवार सही राह दिखाए और परिवार इसको अपनी गलती माने, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में, जो आखिरी सवाल आपसे झूल रहा है कि आपने अपनी सावेर की सीट तो तुलसीराम जी सिलावट को दे दी। राजेश सोनकर की अभी उम्र नहीं है, राजेश सोनकर को भी बहुत सारा लंबा समय राजनीति में गुजारना है। राजेश सोनकर अब किस सीट पर जाएंगे? तराना जाएंगे, घटिया जाएंगे, आगर मालवा जाएंगे, सोनकत जाएंगे, पंधाना जाएंगे, खंडवा जाएंगे? राजेश सोनकर कहाँ जाएंगे? राजेश सोनकर के सामने तो ये पार्टी ने बहुत बड़ी जवाबदारी दी है उनके कंधों पर। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो मेरे ऊपर सिर्फ एक ही विचार है मन में कि पार्टी की रीतियों को, नीतियों को जन जन तक पहुँचाना हमारा जो मूल मंत्र है। सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, उसको लेकर लोगों तक कैसे पहुँचें, हमारे जो मतदान केंद्र उनको शक्ति केंद्रों के रूप में हम कैसे स्थापित करें। आने वाले बहुत समय में बहुत जल्दी विधानसभा का उपचुनाव हमारे सामने है, तो विधानसभा का चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमें कैसे जीतना है। मैं तो चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के 24 विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा अधिक वोटों से सामने विधानसभा जीते, इसका हम प्रयास करेंगे। और ये एक बड़ी जवाबदारी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी वजह कुछ और सोचना है नहीं। जब 2023 में चुनाव होंगे विधानसभा के, तो राजेश सोनकर भी कम उम्र के नेता हैं, उनको भी तो विधायक बनना है। एक बार ही आप विधायक बने, अभी ये तय करना पार्टी संगठन का काम है। और मैं समझता हूँ किस कार्यकर्ता की कहाँ क्या उपयोगिता है, उसकी जवाबदारी पार्टी संगठन समय समय पर तय करता है। पार्टी को जब लगा कि राजेश सोनकर को चुनाव लड़ाना चाहिए, तो मुझे 2 बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, पार्टी से मुझे अवसर मिला। और आज पार्टी ने मुझे आदेश दिया संगठन का काम करने का, तो मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। आगे भविष्य में भी संगठन जो आदेश देगा उस आदेश का पालन करें। बहुत धन्यवाद राजेश सोनकर। इसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्कार, कि जो पार्टी कहेगी वो मैं काम करूंगा, मैं खुद अपनी भूमिका निर्धारित नहीं करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मेरी भूमिका तय करते हैं। ये राजेश सोनकर का कहना है। उन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं सावेर विधानसभा क्षेत्र से जो भी पार्टी को उम्मीदवार हो उसको विजयी बनाऊं। लेकिन ये भी सही है कि राजेश सोनकर एक खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो खतरा है घर घर से अफजल पैदा होने का, वो खतरा है आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का, वो खतरा है बुरहान वानी का, कसाब का। और ये खतरा, अगर एक 6 साल का छोटा बच्चा इस तरह का घातक और जहरीला नारा लगाता है, तो निश्चित जानिए कि आने वाला समय बहुत 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 गंभीर है, जिसकी तरफ राजेश सोनकर ने इशारा किया है। और राजेश सोनकर ने बहुत साफगोई से कहा है कि ये बात सही है कि मतभेद रहे हैं तुलसीराम सिलावट से उनके, लेकिन जब वे विचारधारा के साथ शामिल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गंगा की तरह है, सिंधु की तरह है। इसमें जब कोई नदी मिल जाएगी तो उसका रंग, उसका रूप एक हो जाएगा और उसको डिफरेंट करना, उसको अंतर कर पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए राजेश सोनकर बहुत आत्मविश्वास के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ ये कह रहे हैं कि सावेर में सबसे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।